अच्छा जी, पीएमएस 2025 पूरा साल बहुत से स्टूडेंट्स ने, एस्पायरेंट्स ने इसका वेट किया। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा की तरह ऐसा ही होता है कि डू एंड डाई की जब तक सिचुएशन ना हो, हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते। ये एक पाकिस्तानियों का जनरल ट्रुथ बन चुका है। बहरहाल, आप सब जो भी इस क्लास में हैं, यकीनन आप सब वाकिफ होंगे कि सिर्फ पीएमएस की ही 80 सीट्स हैं। और एक्साइज एंड टैक्सेशन की भी इसमें सीट्स हैं 25, प्लस असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट की भी सीट्स हैं। खैर, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ है पीएमएस की सीट्स पर। कि भाई ये जो सीट्स हैं पीएमएस की, ये सीट्स हैं ओपन मेरिट की। कितनी है? 60 सीट्स हैं ओपन मेरिट की। और स्पेशल पर्सन कोटे की भी इसमें 3 सीट्स हैं, माइनॉरिटी कोटे की भी 16 सीट्स हैं पीएमएस के थ्रू। और आप सब इससे वाकिफ होंगे कि इसमें 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 600 मार्क्स के। 3 ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये जनरल एक हम बात हमने कर ली कि ऑप्शनल बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से चूज करने होते हैं। वो एक अलग बात है, वो एक डिटेल्ड टॉपिक है जिस पर यहाँ पर शहबाज साहब हैं वो बात करेंगे। मैं जो अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूँ इन स्टार्ट, हमारी डिस्कशन ये है कि हम में से बहुत से, बल्कि तमाम मोस्टली स्टूडेंट्स का, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि आया कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है। या बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सोच तो रहते हैं कि इसको हम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन इकदाम उठाना, पहला कदम उठाना, वो जो कहते हैं बारिश का पहला कतरा, वो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने जिस तरह आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट था, मुझे कॉल आई, कहते सर मैंने पीएमएस करना है। मैंने कहा अच्छा जी करें। मैंने कहा क्या तैयारी है उसकी? कहते मेरे पास बेशुमार पीडीएफ बुक्स हैं मोबाइल के अंदर। मैंने कहा ठीक है, पढ़ी कितनी है? वो लिटरली हंसने लग गया, कहते सर वो एक अलग बात है। मैंने कहा जो अलग बात है वही तो असल में बात है। तो मटेरियल होना, डाटा होना एक्चुअली इतना मैटर नहीं करता जितना कि आप प्रैक्टिकली किसी स्टेप को टेकअप करें। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं, मैं ब्रीफली आपको गाइड करूंगा। ज्यादा बड़ा बयान नहीं होगा मेरा, बिल्कुल शॉर्ट सा होगा, ध्यान से समझना जी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने मोटिवेट किया, मैंने कहा आप अप्लाई करें, मेहनत करें। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा इश्यू आ गया, मे बी ये एग्जाम हमें ज्यादा वक्त ना दे तैयारी का। ध्यान से समझना जी। जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे जीके की तैयारी की हुई है, वो इस चीज को समझ लें कि इसके लिए मे बी ज्यादा वक्त ना मिले। सुन तो रहे हैं कि मार्च में पेपर हो जाएगा जीके। मेरे किसी स्टूडेंट का जीके फेल नहीं हो सकता, चाहे वो सीएसएस का एमपीटी क्यों ना दे दे, या पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट हो। जिसने हमारे जीके की क्लासेस ली हुई हैं, उसका स्क्रीनिंग तो फेल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बाकी 11 पेपर भी तो है ना, आपने उसको भी जहन में रखना है। अब वहां पर दो ऑप्शंस हैं। अगर तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको कुछ ऐसे स्टूडेंट भी मेरे पास उनके मैसेज आए कि सर हम ये पीएमएस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने किसी जीके का भी प्रॉपर सेशन नहीं लिया हुआ। तो फिर तो मैं उनको कहूंगा कि आप अभी पीएमएस अटेम्प्ट ना करें। दूसरा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी, जिनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब 23 24, यूनिवर्सिटी पास हुए हैं अभी जी, सिर्फ इन्होंने पीपीएससी की तैयारी की है या एक दो पोस्टों की और तैयारी की है। आपके पास टाइम है तो आपके लिए इसको अटेम्प्ट करना रिस्क है। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 महीने मिलने हैं, मे बी 4 मंथ भी ना मिले आपको। अगर अनफॉर्चुनेटली 4 महीने भी नहीं मिलते तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब आते हैं हम उन स्टूडेंट्स की तरफ जो ओवर एज होते चले जा रहे हैं, जिनकी एज 28 क्रॉस कर गई है। तो जाहिर है उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। आप लोग अब, जो ये अटेम्प्ट आपके लिए जरूरी हो गई कि भाई चलें 61 सीट्स हैं, क्यों ना ट्राई किया जाए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि आप तैयारी करें।
या वो स्टूडेंट जिनको थोड़ी बहुत नो हाउ है, जिनको कॉन्फिडेंस है अपनी लिखाई पर, अपने लिखने पर। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एसए में पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है, लेकिन पीएमएस की उसकी तैयारी सच नहीं है। तो बट मैं उसको मोटिवेट करूंगा, बल्कि ऑब्वियसली वो ओवर एज भी होता चला जा रहा है। तो या तो आप ओवर एज होते चले जा रहे हैं, फिर तो आप इसका रिस्क लें, रिस्क भी लें, मेहनत भी करें। और दूसरा ये कि आपको कमांड हो, कुछ ना कुछ लिखने पे हो, आपका जीके अच्छा हो, आपको कुछ करंट अफेयर्स की बातों में दिलचस्पी हो, देन आप जरूर इसकी तरफ जाएं। अब जब आपने एक मर्तबा ये माइंड बना लिया कि हाँ भाई, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह हम कर लेंगे, तो वहां पर दो चीजें हैं, ध्यान से समझना इस बात को। वो कौन सी बात है, वो कौन सी चीज है जो हमें फेलियर की तरफ ले जाती है? मैं आपको इस दो एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से समझना। इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। मैं एक एथलीट की एग्जांपल देता हूँ। दौड़ का मुकाबला होता है, पूरी दुनिया से एथलीट्स आते हैं, कंपटीशन होता है, अपने अपने इलाके के, कंट्रीज के, फिर रीजन्स के, फिर वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन हो रहा है। रीजनल या कंट्री वाइड वो बेहतरीन एथलीट हैं, शानदार, करोड़ों लोगों से वो एक्सीड कर गए हैं। फिर ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या डिफरेंस आता है कि जब वर्ल्ड वाइड रेस होती है तो एक एथलीट जीत जाता है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं? वो क्या चीज है जो किसी एक इंसान को जिता देती है, बाकी सब भी विनर हैं, बाकी सब अपने इलाके के, एरिया के विनर हैं? एक फैक्टर जिसको हम इग्नोर करते हैं वो है बिलीफ। जिस इंसान का बिलीफ ज्यादा होता है वो आगे आ जाता है, जिसका बिलीफ कम होता है वो पीछे रह जाता है। उस बिलीफ ने प्रैक्टिस को भी मात दे दी, ठीक है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी मात दे दी, क्योंकि वो कमोबेश इक्वल है। लेकिन एक बिलीफ ऐसा है जो उन सबको एक दूसरे से थोड़ा स्लाइटली, वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है बिलीफ का, वो उसको आगे ले आता है। दूसरी बात, उससे शायद जो बॉयज हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप में से कितने हैं, क्योंकि कुछ गर्ल्स भी ऐसे होंगे, आप में से कितने हैं जिन्होंने साइकिल, जिनको साइकिल चलानी आती है, जिन्होंने साइकिल सीखी इनिशियली, अब तो बाइक का जमाना है, तो कितने हैं जिन्होंने साइकिल सीखी या उनको याद होगा कि हाँ हमने साइकिल चलाई थी बॉयज में से? या कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पर जिन्होंने साइकिल जो चलाती हैं, जिनको चलाना आता है? हैंड रेज करें, शाबाश। हैंड रेज नहीं करना आता? अच्छा, इफ़त साइकिल चलाती हैं, और जल्दी, शाबाश। आपके रिस्पॉन्स का मुझे इतना वेट करना पड़ेगा? इसका मतलब आप एक्टिव बैठे ही नहीं थे। रेहान ई का क्या मतलब है? अच्छा, बड़ी से गिर जाती हैं, चलो। अब आपको मैं थोड़ा सा पास्ट में ले जाता हूँ, आप में से जिसने भी साइकिल चलाई है, ध्यान से समझना। अगर चलाई नहीं होगी तो चलाते हुए देखा जरूर होगा, स्पेशली फीमेल्स ने। क्या आपने देखा है या ऑब्जर्व किया है, जब आपने इन स्टार्ट साइकिल चलानी सीखी थी, तो क्या हैंडल बहुत ज्यादा हिलता नहीं था? आप किसी नए बाइक साइकिल चलाने वाले को देखें, उसका हैंडल बड़ा जोर के हिलता है, उससे काबू नहीं हो रहा होता। और आप में से जिन्होंने साइकिल, आपको याद हो जब आपने चलानी सीखी, तो हैंडल आप बड़े जोर के पकड़ते थे, बहुत जोर के थामते थे हैंडल,
बहुत मजबूत ग्रिप करते थे उस पे। ऐसा है। फिर ऐसा क्या होता है कि आज अगर आप साइकिल चलाओ तो बस एक हाथ से भी हैंडल पकड़ के आप साइकिल चला सकते हो। ऐसा क्या है? वो क्या चीज है कि वो जिसकी वजह से वो हैंडल कांपता है इन स्टार्ट? वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आप साइकिल को सही तरह थाम नहीं पाते? फिर ऐसा क्या चेंज आता है कि आप बिल्कुल इजी होके साइकिल चला लेते हो? साइकिल का हैंडल तो वही है। वो क्या तब्दीली है? वो तब्दीली है फियर की। वो है खौफ। याद रखिए, वो जो खौफ है उससे आप साइकिल को बहुत मुश्किल से थामते हो। आपसे साइकिल तो आपके लिए थामना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो खौफ, वो आपको ऐसा लगता है कि मैंने गिर जाना है। लेकिन जब आप साइकिल चलाने लगते हो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से डर निकल जाता है। जब वो डर निकल जाता है आप रिलैक्स हो जाते हो, आप इजी फील करते हो। वो डर कहाँ है? आपके जहन के अंदर, आपके अंदर डर है। वो डर जितनी जल्दी निकल जाएगा आप उतनी जल्दी बाइक साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। सेम केस आपके कंपटीशन के एग्जाम हैं, स्पेशली पीएमएस एंड सीएसएस। पीपीएससी की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पीपीएससी एक रट्टे वाला एग्जाम है, वहां आपको रट्टा लगाना पड़ता है। जबकि ये जो एग्जाम्स हैं यहाँ आपको कम रट्टा लगाना पड़ता है, लेकिन रट्टा कम। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लिख लूंगा या मैं लिख लूंगी। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो फिर आपके लिए ये इम्तिहान मैट्रिक के एग्जाम की निस्बत भी आसान है। मैं प्रूव करता हूं कि कैसे आसान है। क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम, जो मैट्रिक का एग्जाम होता है वहां आपको इतनी चॉइस नहीं मिलती जितनी यहां मिलती है। यहाँ आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। 8 क्वेश्चन में आपने 5 करने होते हैं। आप सिलेबस देखो कि कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप उस पोर्शन को कर लो। आपके पास पास पेपर है, आप 5 साल के पास पेपर करने, मैं लिख के देता हूं आप फेल हो जाओ पेपर में तो हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाओ। तो खैर ये हम बाद में करते हैं डिस्कस। तो आपने सबसे पहले इस डर को अपने अंदर से निकाल देना है कि मैंने फेल हो जाना है। आपने कहना है कि नहीं पास हो जाऊंगा। कैसे? वो एक मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी को फॉलो करोगे तो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो दूसरा फैक्टर है उसको भी बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक कुलीग हैं, और कुलीग ने बताया, वो बुजुर्ग कुलीग हैं। तो जब उनकी वालदा, एक देहाती औरत जो इतनी वेल एजुकेटेड भी नहीं है, वो अपने बेटे के लिए जब रिश्ता देखने गई तो उसने अपने, यानी कि मेरे कुलीग के वालिद से कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए लड़की देखनी है जिसकी उम्र तो 20 साल होनी चाहिए, तजर्बा उसका 40 साल होना चाहिए। मेरा कुलीग जो अब बुजुर्ग है, उस वक्त यंग थे, तो कहने लगे यार ऐसा कैसे हो सकता है माँ? कहते माँ ऐसा कैसे हो सकता है? उसने एक फन किया, कहते ये तो इम्पॉसिबल है, जिसकी उम्र 20 साल हो तो उसका तजुर्बा 40 साल कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, देखें कि उस बूढ़ी खातून ने कहा कि भाई उम्र 20 साल है, लेकिन तजुर्बा 40 साल का भी हो सकता है, 60 साल का भी हो सकता है। वो ऐसे, क्योंकि तजर्बात बुजुर्गों से ट्रांसफर होते हैं। जो समझदार खवातीन होती हैं या मर्द हैं, वो अपने बुजुर्गों से तजर्बे सीख लेते हैं। जो उसकी माँ का तजर्बा है, उसकी नानी का तजर्बा उस बेटी के अंदर मुंतकिल होता है। और अगर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब वो कोई सुलझी हुई समझदार खातून नहीं है। क्या समझ आई आपको?
हमारे एक बुजुर्ग होते थे, वो कहते थे कि अपनी जिंदगी को तजुर्बा का ना बनाओ, दूसरों के तजुर्बे से फायदा उठाओ। आप जो 4 महीने में पीएमएस तैयार करने जा रहे हो, आपका कंपटीशन तो होना है उन लोगों से जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आप में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि उन 2 साल वाले स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से आप जाके compete कर जाओगे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है कैसे? जब आप अपने से किसी बहुत सीनियर बंदे से, जो आज से 3 से 4 साल 5 साल जो इस काम में, इस फील्ड में है, जाके उससे तजुर्बा ले लो, उससे सीख लो। तो आप 4 महीने का तजुर्बा नहीं होगा फिर आपका। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो फिर आपका तजुर्बा 4 महीने का नहीं होगा, आपका तजुर्बा 4 साल का होगा एक्चुअली। तो ये एक मेथोडोलॉजी है सेकंड, जिसके जरिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्या समझ आई जी? अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि किस तरह से आप किस इजीली या प्रैक्टिकली कह लें कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एक सिलेबस है में हिस्सा है पाकिस्तान स्टडी का। अब पाकिस्तान स्टडी का ये सिलेबस देखें। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट जब आपने तैयार करना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही क्लास लेनी है, या किसी ने हो सकता है ये रिकॉर्डिंग सुननी होगी। आप अगर इंडिविजुअली मेहनत करना चाहते हैं, इंडिविजुअली मेहनत करना चाहते हैं, पीएमएस का याद रखें, स्टैंडर्ड बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन के करीब करीब है। तो हाई स्टैंडर्ड नहीं, ऐसा सीएसएस में बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। आपने सब्जेक्ट तैयार करना है, अगर खुद से तैयार करना है, इंडिविजुअली तैयार करना है, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सिलेबस है आपका, उस जो भी एडवर्टाइजमेंट को भी प्रिंट निकाल लें। वहां पे आपके कंपलसरी भी मेंशन हो गए, ऑप्शनल भी। फिर कंपलसरी का सिलेबस जाके देखें, सिलेबस को कब सिलेबस का प्रिंट निकाल लें। ये देखें, ये पीएमएस का ही सिलेबस है, पाकिस्तान स्टडी सिलेबस, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है खाली जगह, और सब्जेक्टिव भी आता है। इसका सारा सिलेबस निकाल के पढ़ें और इसको देखें कि इसमें क्या पूछा गया है। सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम रूल, इसमें सर सैयद भी हैं, अलामा इकबाल भी हैं, और कायदे आजम भी हैं। ठीक है, शाह वलीउल्लाह भी इसमें आ जाते हैं। फिर लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट सिलेबस है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सार्क, यूएसए, चाइना, रीजनल या नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की 1971, द बैटल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ था, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस, फिर अमेंडमेंट वगैरह वगैरह, इवन गवर्नेंस चैलेंजेस, ये आपने सारा प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ तरीकाकार कि आप खुद से किस तरह मेहनत कर सकते हैं। सिलेबस उठाएं, यहां से देखिए, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इस पर मैंने एफर्ट किया। आपको मैंने एग्जांपल दी कि किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाएं जो ऑलरेडी उस पर मेहनत कर रहा है, कुछ एफर्ट कर रहा है, तो आपका तजुर्बा बढ़ जाएगा। ये आपका कंटेंट है, सिलेबस का कंटेंट है, मुस्लिम रोल इन सब कॉन्टिनेंट। इस हिस्से से 4 5 साल के अंदर 12 सवाल आए हैं, बाजू का। बल्कि ये देखें, 2019, 2019, 2019 में इस पोर्शन से 4 सवाल आए हैं। इसका मतलब आप समझे पूरा पीएमएस का पेपर इस पोर्शन से होता है हल, अगर किसी ने इसको अच्छी तरह से किया होगा। लेकिन ये सिर्फ 2019 में, अदरवाइज में से 2 सवाल तो अमूमन आ ही जाते हैं। देखें, 2020, 2020 लामा इकबाल पे भी आया हुआ है, और ये जनरल मुस्लिम एफर्ट हैं सब कॉन्टिनेंट में। फिर 2024 में भी देखें, इस हिस्से से 2 सवाल आए हुए हैं। इसका मतलब 50% तो आपका यहीं से आ रहा है, और 50% बाकी सबसे आ रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहां से सवाल पूछे ही नहीं गए। यहां से देखें, लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो ये 3 साल में यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर पर आया है। पाकिस्तान की लोकेशन पे 2 सवाल आए हैं, 2 मरतबा। नहीं, लोकेशन पे, और पाकिस्तान की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, एथनिक कल्चर।
तो आप स्पेसिफिक कर लें, किसी पोर्शन को देखें, इस पोर्शन से एक ही सवाल आएगा, एटलीस्ट आप ये सवाल कर लें बस। दोबारा कभी आएगा भी, पीएमएस 2024 में आया, 2025 में यहाँ से सवाल आना बहुत मुश्किल है। सार्क से पे सवाल आया है, ईसीओ पे भी आया है, एससीओ पे कभी नहीं आया, लेकिन आ सकता है, आप ये कर लें। यहाँ से सवाल आना पॉसिबल है कि आता है। 2020 में आया, 21 में नहीं आया, फिर 23 में आया, 24 में नहीं आया, 25 में आ सकता है। इस तरह से अपना एनालिसिस बिल्ड करें और तैयारी करें। लेकिन शॉर्ट नोट्स कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने जहां पूरी बुक करनी है, वहां पर ये सिर्फ ये क्वेश्चंस करें। और सबसे बड़ा मसला जो स्टूडेंट्स को आता है, ध्यान से समझ लें, खास तौर पे आप जब ऑप्शनल करोगे, पॉलिटिकल साइंस करोगे, वहां पे आपको क्या मसला आना है? आप कहेंगे बुक तो पढ़ ली है, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते मुझसे। और भाई क्वेश्चन अलग तरह से आते हैं, बुक अलग तरह से लिखी होती है। मैं चाहे पीपीएससी की बात करो, चाहे पीएमएस और सीएसएस की बात करें, मैं बुक्स रिकमेंड ही नहीं करता। मैं अब जाती तौर पे बात करूं, क्योंकि मुझे बुक्स में मजा ही नहीं आता। पीपीएससी के मैं किसी अपने स्टूडेंट्स को बुक रिकमेंड ही नहीं करता। मैं कहता हूँ नोट्स नोट्स बनाओ, लेक्चर्स, जो हम लेक्चर दे नोट्स बना लो। इसी तरह आप ये देखें, आपको इस शेप में किसी बुक में आंसर नहीं मिलेगा, वहां पे आपको खुद लिखना पड़ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, किस तरह इसको लिखोगे? ये तो खैर उसका पार्ट है सिलेबस का। पॉलिटिकल एवोल्यूशन जब क्वेश्चन उठा के देखोगे, तो बेहतर ये है कि आप प्रैक्टिस करके जाओ यहीं पर, जो इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सिर्फ शॉर्ट नोट्स आए हैं इस पे। और 2020 में यहाँ से ब्रीफ बन गया है, देखें, शॉर्ट नोट से ही, इसी पोर्शन से आके एक क्वेश्चन बना दिया उसने। अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, वाटर क्राइसिस, ये सब वो हिस्से हैं जिसको आप या तो ऐसे के तौर पे पढ़ोगे, अगर सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो ये सारे, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स आप ये जनरल हैं, मतलब आप यहाँ से पढ़ोगे। पूरा पोर्शन कभी ना छोड़ें, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा कर भी लें, ताकि फंसने लगो तो साइड से निकल जाओ। कंप्लीट पोर्शन ना छोड़ो, थोड़ा सा हिस्सा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 18th अमेंडमेंट पूछी हुई है, और भी पूछी जा सकती है, तो वो भी कर लें। उसके बाद यहाँ से आपको फिर मैंने पास पेपर्स का एक पूरे पूरे पेपर भी ऐड कर दिए हैं, ताकि आप जब चाहे इसका प्रिंट निकाल के रखें, एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा पेपर पूरा होता है कि नहीं होता, पूरे पेपर पूरा होता है कि नहीं होता। इस तरह से आप अपनी तैयारी को लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं। एक मिनट, शहबाज साहब हैं इधर?